नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली ब्लास्ट की जांच का। उत्तराखंड से भी कनेक्शन, रडार पर कुछ डॉक्टर और प्लेसमेंट एजेंसी के लोग। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साधो संदिग्धों की गहन जांच पड़ताल भी जारी है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस की इंटेलिजेंस एसटीएफ टीम कर रही है पूरे मामले की जाँच। यूपी एसटीएफ के इंटेलिजेंस मुख्यालय को दी गई है जानकारी। ब्लास्ट के आरोपियों के सभी संदिग्धों के साथ जुड़े हैं तार। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये आज अब उत्तराखंड तक भी आ गई है और रडार पर हैं कुछ डॉक्टर्स। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। सातों संदिग्धों की गहन जांच जारी भी है, पूछताछ की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस की इंटेलिजेंस एसटीएफ टीम जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी एटीएस ने इंटेलिजेंस मुख्यालय को भी जानकारी दी है और ऐसे में ब्लास्ट के आरोपियों के सभी संदिग्धों के साथ तार भी जुड़े हुए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट की जांच का उत्तराखंड से भी कनेक्शन पाया गया है और ऐसे में रडार पर कुछ डॉक्टर्स लिए गए हैं। प्लेसमेंट एजेंसी के कुछ लोग रडार में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ भी लगातार जारी है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से जांच पड़ताल जारी है इन सभी लोगों की? देखिए विशाल, दिल्ली ब्लास्ट की जांच जो है अब उत्तराखंड से जुड़ गई है और उसमें देखा जाए तो उत्तराखंड कनेक्शन मिलने के बाद जो है रडार पर डॉक्टर सामने आए हैं जिन और प्लेसमेंट एजेंसियां सामने आई हैं जिनके लोगों से जो है पूछताछ की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस की इंटेलिजेंस और एसटीएफ टीम 7 संदिग्धों की जो है गहन जांच कर रही है, जिसमें जो इनकी जानकारी है वो उत्तर प्रदेश एटीएस ने उत्तराखंड के इंटेलिजेंस मुख्यालय को साझा की थी। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से डॉक्टर आदिल वहां से गिरफ्तार हुआ था सहारनपुर से, उसके बाद वहां पर जो है एटीएस लगातार जो है एक एक बिंदु पर जो है जांच पड़ताल कर रही थी, चाहे वो डॉक्टर उमर हो या इससे अलग वहां पर जो प्रबंधक है उनसे बातचीत की जा रही थी। इसके अलावा जो है कई डॉक्टर रडार पर थे। उसी के चलते जो है ये जानकारी साझा की गई है। उस जानकारी साझा करने के बाद इन 7 संदिग्धों की जो जानकारी उत्तराखंड पुलिस इंटेलिजेंस को मिली है, उसके बाद से लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। और ये भी माना जा रहा है कि अलग अलग समय के ब्लास्ट के आरोपी इसके साथ तार जुड़े हुए थे। उसी के चलते अब इनसे जो है पूरी जानकारी की जा रही है कि आखिरकार उनका कनेक्शन क्या है, किस तरह से वो मिले थे आपस में, या किस तरह की जानकारी उनसे ली जाए। तो निश्चित तौर पर अब देखा जाए तो लगातार पुलिस जो है, पूरी एसटीएफ जो है पूरी तरीके से इस पूरे प्रकरण को देख रही है और कहीं ना कहीं जो जानकारी एटीएस के द्वारा दी गई थी हम्म। 7 संदिग्धों की, उस पर पूरी तरह से जांच हो रही है। और ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि दिल्ली के ब्लास्ट के बाद जो है एनआईए हो, एनएसजी हो, लगातार जो है अलग अलग टीमों को उन्होंने बनाया है और अलग अलग टीमों को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो उन्हें अपने इलाकों के जो इस ब्लास्ट से जुड़े कनेक्शन है, उन जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ की जाए। जी। लेकिन योगेश, क्या ये भी मालूम चल पाया है क्या कि ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, या फिर उत्तराखंड में ही निवास कर रहे थे, या कहीं बाहर से आकर रह रहे थे यहाँ पर? देखिए इन 7 लोगों की अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो जानकारी है वो यही है कि 7 संदिग्ध उत्तराखंड में थे और इनसे पूरी तरह जानकारी की जा रही है और ये भी डॉक्टर और प्लेसमेंट एजेंसी के लोग हैं। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि आखिरकार ये लोग कहाँ से आए थे, कब इन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की थी और किस तरह का कनेक्शन इनके साथ जुड़ा हुआ था। क्या जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है या फिर सहारनपुर के डॉक्टर जो फरीदाबाद जिनका कनेक्शन निकला था उनके साथ कनेक्शन है। तो पूरी तरह से इस पूरी चैन को किस तरह से ये चैन है, इसकी जानकारी की जा रही है और किस तरह से आपस में लोग जो है कनेक्टेड थे, इसकी पूरी पड़ताल की जा रही है। और उसके बाद जैसे ही पूरी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद पूरा खुलासा जो है उस सामने होगा। जी। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम, आज सीएम धामी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम होगा और ऐसे मुख्य सेवक सदन में डिजिटल रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और ऐसे में इस पर मंथन भी होगा। सीएम धामी कार्यक्रम में जब शिरकत करेंगे तो वो साथ ही सोशल मीडिया के प्रभाव की जानकारी भी एक दूसरे से साझा करेंगे। हालांकि 12 बजे कार्यक्रम है और ऐसे में व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। मुख्य सेवक सदन में डिजिटल रणनीतियों पर अब चर्चा भी होगी। इस दौरान तमाम लोग इस बैठक में शामिल भी होंगे। तो सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम आज होगा और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी
इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही तमाम लोग भी मौजूद होंगे, जो कि इस बात पर चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया के इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में भर्ती उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक दिवाकर भट्ट से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। दिवाकर भट्ट इन दिनों स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली है और उपचार से संबंधित सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने दिवाकर भट्ट से भेंट कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना भी की है। इस दौरान अस्पताल प्रशासन, चिकित्सकगण और संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। बीते बुधवार को लोहाघाट ब्लॉक के मंगोली गांव सभा निवासी भुवन राम को गुलदार ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। मंगलवार को लोहाघाट के पूर्व बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल मृतक भुवन राम के गांव मंगोली पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। इस दौरान पूर्व विधायक फर्त्याल ने वन विभाग के द्वारा आदमखोर गुलदार को पकड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों से ली है और डीएफओ चंपावत से फोन कर गुलदार को पकड़ने के प्रयासों में तेजी लाने की भी मांग की है। क्षेत्र में जो 3 दिन पहले गुलदार द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसी के तहत मैं उनके घर पे जाना हुआ और हालचाल उनके घर से पूछे और फॉरेस्ट विभाग से मैंने डीएफओ साहब से भी वार्ता की और डीएफओ साहब ने उनके क्लेम 180 दे दिया बताया और 420 का क्लेम जैसे भी पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तत्काल दिया जाएगा। और मैंने मेन चीज़ उनसे ये बात की कि गुलदार रिकवर कैसे हो, पिंजरे में कैसे आए, और विभाग द्वारा 3 पिंजरे पहले लगा दिए गए हैं, एक पिंजरा अभी लग रहा है, मैं स्पॉट में ही उसी जगह था। और मैंने डीएफओ साहब से ये भी निवेदन करा है कि तत्काल कुछ कैमरे भी और लगाए जाएं जिससे कि उसके पकड़ में आए और उसके हिसाब से ही रेस्क्यू किया जाए। और डीएफओ साहब ने आश्वासन दिया है कि तत्काल हम इसमें अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके रिकवर करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने वर्चुअली माध्यम से कोर्ट में पेश हुए डायरेक्टर जनरल हेल्थ से नैनीताल के भवाली स्थित सैनिटोरियम हॉस्पिटल को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने से ठोस प्लान पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 दिसंबर की तारीख भी तय की है। दुर्दशा और पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर अस्पतालों में एडिक्वेट फैसिलिटी नहीं है मरीजों को ट्रीटमेंट दिए जाने के लिए। सरकारी अस्पतालों की दशाएं खराब हैं, तो कोर्ट ने आज एक आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने भवाली में जहां सैनिटोरियम की जगह है वहां पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए प्रपोजल कोर्ट ने मांगा है और साथ ही ये कहा है कि वो ऐसे स्थान पर होगा जिससे कि पर्वतीय क्षेत्र के कुछ लोगों को तो वहाँ पर आकर राहत मिल सकेगी। और साथ ही नैनीताल में क्योंकि फैसिलिटीज़ ऑलरेडी नहीं है, बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है और यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन भी है, तो इस कारण यहाँ से हटकर एक अलग जगह हटकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ऑल एमिनिटीज़ वहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए 1 दिसंबर तक प्रपोजल मांगा है। और साथ ही इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो पूर्व में आश्वासन दिया था राज्य सरकार ने, उसको भी कोर्ट ने उद्धृत किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के भवाली निगलाट की रहने वाली मुख बधिर 21 वर्षीय युवती जो इंदौर की डेफ एनेबल्ड फाउंडेशन में पढ़ाना चाहती है की देखभाल के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल को दिशा निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को निश्चित अवधि के लिए उन्हें देखभाल की अनुमति प्रदान करने के साथ ही समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।
मूकबधिर बालिका है जो कि 21 वर्ष की हो गई है, परंतु क्योंकि उसका परिवार उसकी साइन लैंग्वेज नहीं समझता और वो अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए इंदौर में पढ़ना चाहती है, जहाँ पर एक समान प्रकार की बालिका की माता जो है वो उसकी ट्रेनर और लोकल गार्जियन अपॉइंट होना चाहती थी, परंतु वो कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से नहीं हो पा रहा था और वो प्रशासनिक प्रॉब्लम्स में ही वो फाइल उलझी हुई थी। तो आज कोर्ट ने उस मामले को सुना, सभी पक्षकारों को सुना, इंटरप्रेटर की मदद से उस बालिका का पक्ष भी सुना गया और कोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल को डायरेक्ट किया है कि वो उनकी लिमिटेड गार्जियनशिप की एप्लीकेशन अलाउ करें। फैमिली की कंसेंट भी कोर्ट ने प्राप्त कर ली है। तो जो इंदौर में डेफ इनेबल्ड फाउंडेशन में जहां उनको फर्दर स्किल डेवलपमेंट करना है वहां पर जाने के लिए कोर्ट ने आदेशित किया और साथ ही समाज कल्याण अधिकारी को भी आदेशित किया है कि वो जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं पेंशन की वो उस बालिकाओं को प्रदान करें। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, जिसकी तैयारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी करती हुई नजर आ रही है और इन सब के बीच कैबिनेट मंत्रियों के खाली पदों को लेकर भी चर्चा जारी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने दाम इस सरकार पर करारा सियासी प्रहार भी किया है। उत्तराखंड में अब राजनीतिक दलों के सामने अगली चुनौती वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव है। इस महासमर से पहले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की कसरत को अंजाम तक पहुंचाने का इंतजार है। धामी मंत्रिमंडल में वर्तमान में 5 सीट रिक्त हैं। मंत्रिमंडल की कुल 12 में से 7 सीट भरी हैं। रिक्त सीट को भरने के लिए लंबे समय से कसरत चल रही है, लेकिन इसमें लगातार देरी देखने को मिल रही है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अब तो चुनाव आ गया, अब अगर कोई बन भी जाएगा, वर्किंग बोर्ड केवल 5 महीने का रह गया, 5 से 6 महीने का। उसके बाद चुनाव की तैयारी इत्यादि हो जाती है, तो अब बनाए ना बनाए से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता का नुकसान जरूर कैबिनेट को खाली रख के बीजेपी ने किया है। अगले विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको लेकर सीडब्ल्यूसी मेंबर और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि अब तो चुनाव सामने आए हैं, वर्किंग बोर्ड केवल 5 से 6 महीने का रह गया है, उसके बाद चुनाव की तैयारियां हो जाएंगी, तो अब बनाए या ना बनाए इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैबिनेट खाली रखकर भाजपा ने जरूर जनता का नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास योग्य लोग ही नहीं है। ये इससे पता चलता है कि अभी भी 90% मंत्री और प्रवक्ता कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। जो मैं समझता हूँ कि इनके पास योग्य लोग हैं ही नहीं तो आधे भी, बल्कि 90% जो मंत्री हो कांग्रेस पृष्ठभूमि के आज हैं, और प्रवक्ताओं में भी 90% प्रवक्ता जो है कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, तो टोटा है बीजेपी के पास योग्य लोग। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव के साथ साथ कैबिनेट विस्तार की चर्चा है और विपक्ष बीजेपी पर हमलावर भी है। जब विपक्ष से लेकर सवाल उठाता है तो बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि जल्द ही सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट का विस्तार करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। ये करण मेहरा जी की हताशा और निराशा बोल रही है, क्योंकि अभी अभी वो अपने अध्यक्ष पद से पद मुक्त हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बौखलाहट और एक निराशा दिखाई पड़ती है, और जिसके चलते वो इस तरह की बयानबाजी को कर रहे हैं। वो अगर अपना कार्यकाल उठा करके देख ले तो उनकी तो कार्यकारिणी तक नहीं बनी, उन्होंने पुरानी कार्यकारिणी पर काम किया। कांग्रेस के 2 अध्यक्ष बदल जाते हैं और किसी की भी कार्यकारिणी नहीं बनती है, पुरानी कार्यकारिणी से ही काम चलाया जाता है। और आज उनके घर के अंदर, कांग्रेस के अंदर किस तरीके की सिर फुटबॉल हो रही है, उनके जिला अध्यक्षों के नाम पर किस तरह से सिर फुटबॉल हो रही है, उनके जो नेतागण हैं, उनके विधायक खुलेआम उनको चैलेंज कर रहे हैं। दिल्ली के हाईकमान से लेकर और उत्तराखंड के प्रदेश नेतृत्व तक वो जो है प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर और ऐसे माहौल में करण मेहरा जी का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल पूरा नहीं है, तो मैं सिर्फ करण मेहरा जी को इतना बताना चाहती हूँ कि कोई भी विकास कार्यों में रुकावट नहीं है। हर विकास कार्य निरंतर वैसे ही चल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उन सारे कामों की मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनका विशेषाधिकार है, वो कब अपने मंत्रिमंडल को पूरा करेंगे और कब नहीं, इसमें कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस को अगर चिंता करनी है तो अपने घर के उस तूफान, भूचाल और सुनामी की चिंता करने की आवश्यकता है जो उनके घर में उठने वाला है और जो उठ रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले अपने घर में, अपने गिरवान में झांक लेना चाहिए। दूसरों के घरों पे पत्थर तब मारने चाहिए जब अपने घर शीशों के ना हो। कई बार मीडिया के सवालों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए कि भाजपा हाईकमान जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। 2022 से अब तक 5 पद खाली हैं और विधायकों की कई बार दिल्ली तक की दौड़ हुई, लेकिन अब तक इसे लेकर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बार बार बीजेपी नेताओं ने सिर्फ आश्वासन दिया,
विपक्ष का कहना है कि कैबिनेट विस्तार नहीं होने से विकास कार्यों पर असर पड़ता है, जो सही लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कलियर शरीफ में फर्जी खादिमों की सक्रियता, दान पात्र गबन और कई आर्थिक अनियमितताओं का पर चल रही जांच अब निर्णायक मोड़ में है। वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा है कि अब किसी भी तरह की धांधली, चोरी और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शादाब शम्स ने कहा है कि चाहे फर्जी खादिम हो या फिर दान पात्र से जुड़े गलत कार्य, किसी को भी छोड़ने का सवाल नहीं है। जहां भी गड़बड़ सामने आती है, हम तुरंत उसकी फाइल पर शासन के पास भेज रहे हैं। शादाब शम्स ने सख्त चेतावनी भी दी है कि राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन है। ना हमसे हो सकता है, हम पत्राचार के माध्यम से वहां जानते का जो प्रशासक है वो हाईकोर्ट के द्वारा डीएम हरिद्वार को बनाया गया है। वहाँ जो ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट है उनके पास उसका चार्ज है। तो हम जितना हमसे हो सकता है, हम पत्राचार के माध्यम से वहाँ इन बातों का संज्ञान लेते हैं कि भाई भ्रष्टाचार पर या और चीजों पर जो कमियां हैं उनको कैसे हम क्वेश्चन कर सकें, कैसे हम चीजों को बेहतर कर सकें। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या वक्फ बोर्ड हमारे पास आया, तब से कुछ बेहतरी की तरफ तो हम बढ़े। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल सब कुछ सही हो गया, लेकिन कुछ बेहतर दिशा में तो जरूर हम बढ़े। और मैं ये कहता हूँ कि पहले जितनी बड़ी पॉकेटमारी होती थी, जितनी बड़ी चोरी होती थी, जो अवैध अलग अलग तरह के गलत कार्य होते थे, उन सब पे कहीं ना कहीं लगाम लगी है और आगे और बेहतर करने की हमारी मंशा जरूर है। और मुझे उम्मीद है, लगातार मेरी एसएसपी हरिद्वार से, डीएम हरिद्वार से लगातार बात होती है कि हम कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कुछ बेहतर होता हुआ आपको। रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत वर्चुअली माध्यम से उपस्थित रहे। वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आधुनिक चिकित्सा तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि लंबे समय से रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन की प्रतीक्षा की जा रही थी। आज वो प्रतीक्षा पूरी हुई है। सीटी स्कैन मशीन यहाँ पर लग चुकी है। मैं प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ ही जो जिले के हमारे अधिकारी हैं उनके प्रयासों की भी मैं सराहना करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रयासों से उन तमाम बाधाओं को दूर किया जो छोटी मोटी बाधाएं उसमें आ रही थी और आज विधिवत उसका संचालन यहाँ पर शुरू हो गया है। लोगों को यहाँ से सीटी स्कैन के लिए श्रीनगर और देहरादून तक जाना पड़ता था, तो अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी। यहीं पे जो है लोग ये सुविधा हासिल कर सकें। खबर मंगलौर से है, जहां अवैध खनन के ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर युवक की मौत हो गई है। दरअसल अवैध खनन के उपयोग होने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरे खेत में जा गिरी, जिसमें नत्थूखेड़ी गांव के निवासी ट्रैक्टर चालक की ट्रैक्टर के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि मुडलाना क्षेत्र में लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। हमारे गांव का एक रणवीर पुत्र देशराज, उम्र लगभग 19 वर्ष, जो नाबालिग है, उसकी मृत्यु एक ट्रैक्टर द्वारा हो गई। और हमें मौके पर हम पहुंचे। मौके पर जानकारी हमें जो मिली है वो ये जानकारी मिली कि ये रात दिन अवैध खनन में ट्रैक्टर जो हो ट्रैक्टर मालिक लोग जो चला रहे थे और इस लड़के की मौके पर मृत्यु हुई है। और पुलिस आई। पुलिस आने के बाद पुलिस पोस्टमार्टम पर लेकर के गई है। रात दिन ये ट्रैक्टर जो हो अवैध खनन में चल रहे थे। पता नहीं इस पर क्या प्रेशर था क्या नहीं, ये भाग रहा था, क्या कर रहा था क्या नहीं। तो ये जैसे तेजी पर ये खाई में गिरा, खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। वो लड़का हमारे गांव का था। नशा मुक्ति अभियान को लेकर हरिद्वार में जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे में एक कार्यक्रम हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में किया गया, जिसमें कार्यक्रम के दौरान छात्रों को एक्सपायरी डेट के चिप्स बांटे जाने का मामला सामने आया है।
वहीं शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान पर छापेमारी की और एक्सपायरी सामान बरामद किया है। अभी ये संज्ञान में आया है कि जो बच्चों को यहाँ पे 1000 से ज़्यादा पैकेट दिए गए हैं वितरण के लिए, उसमें एक चिप्स का अलग अलग सामग्री है, उसमें चिप्स के भी कुछ पैकेट हैं। उसमें एक ब्लू कलर का जो चिप्स का पैकेट है उसमें अभी डेट 30 अक्टूबर है, बच्चों से चेंज कराए जा रहे हैं वो। बाकी जो पैकेट्स हैं वो एक बार दिखवा लिए गए हैं, बच्चों को भी अभी कह दिया है। मैं अभी आपसे जो टाइम लेके गया था तब भी मैंने चेक किया, नीले वाले पैकेट्स चेंज करा के हम उनको रिप्लेस कर। सर कुछ बच्चों ने इसका इस्तेमाल किया होगा, हो गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, अगर देखिए ये थोड़ा सा मैं ये जरूर कहूँगा कि लापरवाही हुई थोड़ी सी, लेकिन हम प्रयास ये कर रहे हैं कि नीले पैकेट्स हमने वहाँ पे जितने भी उनको हम रिप्लेस करा रहे हैं, सारे पैकेट रिप्लेस हो रहे हैं। कौन सी दुकान से लिए गए थे पैकेट? ये तो स्टाफ ही बता पाएगा कहाँ से लिए गए थे, ये तो नहीं बता पाएंगे। तीर्थनगरी उत्तरकाशी के लोग वर्षों से प्रवेश द्वार पर बने फूड डंपिंग जोन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो नगर पालिका ने ध्यान दिया है और ना ही राज्य सरकार ने, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। अब यूकेडी ने डंपिंग जोन पर पहुंचकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जनपद उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के प्रदेश द्वार पर बने कूड़ा डंपिंग जोन के खिलाफ यूकेडी कार्यकर्ताओं ने डंपिंग जोन में पहुंचकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और नगर पालिका के साथ ही जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारी काशी की जो नगरी है, ये पावन नगरी हमारी है माँ गंगा की। तो यहाँ के मुख्य द्वार हमारा ये यहाँ पर है। मुख्य द्वार पर हज़ारों मीट्रिक टन कूड़ा, क्योंकि हम जितनी बार भी उत्तरकाशी आते हैं यहाँ पर हमको नाक मुंह बंद करके यहाँ से निकलना पड़ता है। और जिला प्रशासन, हमारा नगर पालिका, इसके कितने डीएम बदले गए, कितने नगर पालिका अध्यक्ष आ गए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी तीन कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन ये डंपिंग जोन की जो मांग है यहाँ हटाने की जनता की, ये सालों से चली आ रही है। और जब हमने इसमें थोड़ा सा अध्ययन करा तो अध्ययन करने के पश्चात पता चला कि कंपनियों को टेंडर दिए जाते हैं, तो जितने का टेंडर दिया जाता है उतना कंपनी काम करती है, उतना भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें भी बहुत गहरी हैं। और दूसरा, एनजीटी के जो मानक है उसमें गंगा नदी के 200 मीटर के दायरे में कोई भी इस प्रकार का डंपिंग जोन स्थापित नहीं हो सकता है। डंपिंग जोन जो है आबादी में स्थापित नहीं हो सकता है, तो स्पष्टतः जो है नियमों का भी यहाँ पे कड़ा उल्लंघन हो रहा है। यूकेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर पालिका पिछले कई सालों से गंगा नदी से 50 मीटर की दूरी पर लगातार कूड़ा डंप कर रहा है, जो एनजीटी के नियमों के खिलाफ है और 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को धाम से पहले यहाँ कूड़े के पहाड़ों के दर्शन करने पड़ते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको हम बात करते हैं, ये कहते हैं हाँ टेंडर हो गया, और ये केवल दुखाओ, हम गए यहाँ से इनके फाटक बंद हो जाते हैं। उधर से जाइए आप, नया मेटेरियल जो कूड़ा है उत्तरकाशी का यहाँ, तो बताओ कितना दुर्भाग्य है। जो बाहर का आदमी आता है और रो रहा है, यहाँ थूके जाता है गंगा माँ को हमारी खोपड़ी में। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उत्तरकाशी नगर पालिका इस कूड़े को हटाने की जगह टेंडरों में धांधली कर रही है। अगर ये कूड़ा जल्द यहाँ से नहीं हटाया जाता है तो यूकेडी कार्यकर्ता इस कूड़े को गंगोत्री राज्य मार्ग पर डालकर सड़क जाम करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी पालिका की होगी। जिस छोर पर हम खड़े हैं, ये कई सालों का कूड़ा है और इसको साफ करने, इनसे जो प्लास्टिक है और मिट्टी है उसको अलग अलग करने के लिए एक टेंडर हमारे जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है। ये 10,000 मैट्रिक टन कूड़ा यहाँ पड़ा है और टेंडर क्या, मुझे लगता है कि 1 साल का वक्त हो गया है और अभी तक आपके सामने ये है कि हम अभी 10 फुट पूरा कूड़ा नहीं उठा पाए। हम गेट पर ही कूड़े के पास पड़े हैं, देखिए। और यहाँ पर इस कूड़े को कैसे करेंगे, कंप्रेस करने की मशीन तक नहीं है। और दूसरे छोर पर अभी जो नया कूड़ा है उसको डालना शुरू कर दिया, उसके लिए भी कंप्रेसर मशीन नहीं है। तो उत्तरकाशी के जिला अधिकारी को और नगर पालिका जो हमारे चुने हुए अध्यक्ष हैं उनके आज हमने ज्ञापन लिखा है और उस पर प्रस्ताव बनाया कि यदि आपके पास फंड उपलब्ध नहीं है तो आप इसका ठोस प्रस्ताव बनाकर शहरी विकास मंत्री को भेजिए, वो वहाँ से फंड कुछ व्यवस्था करेंगे। हम यहाँ पर गंगा को प्रदूषित नहीं होने देंगे।
कूड़ा डंपिंग जोन गंगा नदी के किनारे है और स्थानीय लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है। कई बार शहर के लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन आश्वासन देकर मामले को दबा दिया गया। अब यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।